है, इसके बावजूद मेरे इस वक्तव्य से शायद वो सहमत हो कि हिंदी पत्रकारिता का संपूर्ण इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है, और वो तभी लिखा जाएगा जब हिंदी से जुड़े विभिन्न संस्थान इसमें कुछ सहयोग करें। केवल अकादमिक बातें या संगोष्ठियों से हम निर्णय में नहीं पहुंचेंगे। हिंदुस्तानी अकेडमी इस आयोजन की साझेदार है और भी आयोजन करा रही है। मैं अपेक्षा ये करूंगा कि भविष्य में इन आयोजनों में से अगर उसके पास कुछ और जीवन को उस इससे बढ़िया चर्चा कोई और हो सकती। धन्यवाद। तो पुस्तकें प्रकाशित हों, डिजिटल फॉर्म में आए, तो शायद जो जिस भीड़ की तलाश हमें है कि हमारी बात सुनने वाले कम हो रहे हैं, तो वो भीड़ भी बढ़ेगी। सर, अब हमारे साथ हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के शोध छात्र भावुक। आप अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। आप भावुक समय सीमा का ध्यान रखिएगा, आपके पास 3 मिनट है। से सभी को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तानी अकेडमी को और बाकी जितने भी आयोजक साथ हैं। सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि समय सीमा की दिक्कत है। मेरा विषय है हिंदी की क्रांतिकारी पत्रकारिता और राधा मोहन गोकुल। यूँ तो गोकुल जी अपने आप में ही एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं, उनका भी जुड़ाव जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। वहाँ से एक कड़ी ये रही है कि हम हिंदी पत्रकारिता में कानपुर के योगदान को देख रहे हैं। तो कानपुर ही से गोकुल जी का भी बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। वो प्रताप नारायण मिश्र के साथ ही ब्राह्मण के संपादन मंडल से जुड़े थे। उसके बाद वो बहुत कम ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने राष्ट्रीयता के आंदोलन की पुकार को उस तरीके से वापस भी किया कि वो सीधे बंगाल चले गए जब वहाँ बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है। वहाँ जाकर 3-4 वर्ष उन्होंने प्रतीक्षा की, वो कार्यरत रहे जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन थे उनके साथ। जब उन्हें लगा कि इससे काम नहीं बनेगा तो उन्होंने अपना समाचार पत्र निकाला, सत्य सनातन धर्म, जिसको आज तक जितने भी वक्तव्य देखने को मिलते हैं सब में बताया जाता है कि आर्य समाज का एक अखबार है। किंतु मैंने उसकी जितनी प्रतियां रिपोर्ट ऑफ द नेटिव न्यूज़पेपर्स में देखी, उसमें कहीं भी सिवाय एक समाचार मुझे मिला 9 नवंबर 1911 का, जिसमें उन्होंने लाला मुंशीराम जी की बात की है कि लाला मुंशीराम जी को ट्रेन से धक्का दिया गया था 2 यूरोपीय लोगों के द्वारा, जिनको वो बार बार गोरी चमड़ी का राक्षस डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी खबर नहीं है तो आर्य समाज से कहीं से जुड़ी हो। उसमें सीधे तौर पर क्रांतिकारी पत्रकारिता है, राष्ट्रीयता की भावना से उनको पत्रकारिता की बात हो रही है। इसके बाद वो इस हद तक बात हो रही है कि वो ये कह देते हैं कि अंग्रेज एक तरफ तो कहते हैं कि हमें भारत से प्रेम है, लेकिन भारत से प्रेम करने वाले जितने वायसरॉय हैं उन्हें समय सीमा से पहले ही इंग्लैंड बुला लिया जाता है, जिसमें वो कैनिंग का और उसके बाद रिपन का उदाहरण देते हैं। इसके बाद ही अगले वर्ष उनका पत्र बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वो सुधारक नाम का एक दूसरा समाचार पत्र निकालते हैं जो 2 वर्ष चलता है, उसके बाद उसको भी बंद कर दिया जाता है। यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि सत्य सनातन धर्म जब तक साप्ताहिक था तब तक उस पर कोई नजर नहीं थी। जब वो मासिक होता है उसके बाद से उस पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू हो जाती है। वहाँ से वो आते हैं, गांधी जी की पुकार पे नागपुर जाते हैं, सत्याग्रह आश्रम को चलाने में उनका बहुत मुख्य योगदान था। वहाँ वो प्रणवीर नाम का एक अखबार निकालते हैं जिसमें फिर से वो क्रांतिकारी पत्रकारिता के आपको तमाम नमूने दिखाई देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय तक वो स्त्री और पुरुष की समानता की भी बात करने लगे थे, जो शायद उस वक्त तक हिंदी की पत्रकारिता में एक नई बात थी। इसके बाद वो वापस आते हैं कानपुर, पहले आगरा जाते हैं, वहाँ से नवयुग निकालते हैं, जिसको फिर ये कहा जाता है कि शुद्धि और संगठन की बात करता है। किंतु ऐसा भी कोई प्रमाण मुझे मेमोरेंडम ऑफ द नेटिव न्यूज़पेपर उत्तर प्रदेश का लेकर नहीं मिला। इसके बाद आगे जाते हैं तो वो कानपुर आते हैं। कानपुर में उनका लेखन चालू होता है और वो अराजकतावादी जो रूस के थे, जिनको लेकर के बहुत भ्रांतियां उस वक्त तक बनी हुई थी और कहा जाता था कि ये केवल बुरे थे, उनको लेके एक दूसरा पक्ष सामने रखते हैं। रूस की अतिक्रांति के नाम से उनकी लेखमाला आती है जो 13 सितंबर 1924 से शुरू होती है और 1925 तक चलती है। मतवाला में इसके सारे अंक आते हैं लगातार 12 या 13 अंक। इसके बाद
वो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो सीधे सीधे मतलब नास्तिक हो जाते हैं। और ये भी चारू गुप्ता ऐसा कहती हैं, बहुत बड़ी इतिहासकार है, कि ये भी हिंदी में शायद ऐसा पहला प्रयोग हो कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात की घोषणा की कि मैं नास्तिक हूँ। और उसको देखते हुए उन्होंने ईश्वर का बहिष्कार लिखा, जो 4 अंकों में माधुरी पत्रिका में 1925 के नवंबर से लेकर 1926 की फरवरी तक चलता है। और इसके आगे वो जब जाते हैं तो ईश्वर और धर्म और बहुत तमाम इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि उनकी पत्रकारिता जिस तरीके से क्रांतिकारी रही, और केवल ये नहीं कि उन्होंने अपने उस तौर पे ये बात की, उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ मिलकर इस तरीके के प्रयास किए जिससे भगत सिंह, राजगुरु, शिव वर्मा, ये सभी लोग प्रेरित हुए। संस्मृतियों में शिव वर्मा लिखते भी हैं, पेज नंबर 43 पर उन्होंने जिक्र किया है खुलकर कि मैं पहली बार आज़ाद से भी और भगत सिंह से इन्हीं के घर पर मिला था कानपुर में, और इनकी पत्रकारिता से भगत सिंह बाद में प्रभावित होकर एनार्किस्ट नाम का एक निबंध लिखते हैं जो 1928 की कीर्ति में छपता है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि राधा मोहन कोकुल जी को उस तरीके से याद नहीं किया जाता, या किया जाता है तो बहुत लेयर्स लगा के, बहुत फिल्टर्स के साथ उनको याद किया जाता है अपने अपने तौर पर। वो एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे, और उम्मीद करता हूँ कि उनको उस रूप में याद किया जाए जब आज हिंदी के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं पत्रकारिता। धन्यवाद। धन्यवाद भावुक। मंच से आपको ढेरों आशीष। आपने एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व की चर्चा की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपका ये शोध परक आख्यान अगर प्रकाशित होगा तो जरूर ही पत्रकारिता में कुछ नए आयाम गढ़ेगा। मैं विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ प्रोफेसर हरीश सर हैं, उनको बुलाना चाहती हूँ कि सर आए और अपनी बात कहें।